1 के इक्वल हो सकता है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको आप नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा, जनरली इसमें यही बिहेव करूँ, उसके बाद 0 कर सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में जो अक्टूबर में जो जेबीटी का टैट हुआ था, जेबीटी टैट हुआ था स्पेशल एग्जाम 15 अक्टूबर को, वो हमने उसका मैथ सेक्शन देखा था। उसमें हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन को देखा था। आज जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम आखिर के जो 15 क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जी, तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला चूज करेक्ट। मीन्स अगर आपने फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हम कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे। तो ऑप्शन ए देखिए, 1/3 पाई आर एच आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस 2r1 r2। बी ऑप्शन 1/3 पाई एच आर वन स्क्वेयर इंटू आर टू स्क्वेयर। ऑप्शन सी 1/3 पाई एच आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू। डी ऑप्शन इज 1/3 पाई एच आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू का स्क्वेयर। तो फ्रस्टम का हमें पता होना चाहिए फ्रस्टम क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, अगर मैंने एक एग्जांपल से लिया, एक बकेट से ली है, अगर मैं इस बकेट को यहाँ से कट कर देता हूँ तो नेक्स्ट जो फिगर जो बनेगी वो यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा। जो मैंने ये बनाया गया है, ये देखिए इस तरीके से। तो ऊपर एक सर्कल सा दिख रहा है आपको, वैसे ही नीचे भी एक सर्कल सा बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके रेडियस को अगर हम कैपिटल आर से डिनोट करें, और जो छोटे वाला जो सर्कल है, ये जो कट करने के बाद जो एक बना, ये इसमें जो सर्कल बना, तो इसके रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर से डिनोट करूं, और इस सर्कल और ये जो नीचे वाला सर्कल है, इन दोनों के बीच की हाइट को एच से डोनेट करूं, तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। अब इसका वॉल्यूम निकालना मीन्स इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसका फॉर्मूला रहता है V इक्वल्स टू 1/3 पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वेयर प्लस जो ये नीचे वाला है इसका स्क्वेयर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आर इंटू आर। तो ये फॉर्मूला होता है अगर आपने फ्रस्टम के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना हो। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसमें मैच कर रहा है, 1/3 पाई एच आर वन स्क्वेयर। यहाँ पे इन्होंने दो रेडियस है, तो एक रेडियस को R1 दिया नाम दिया और एक को R2 नाम दिया। तो हमने यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर से नोट किया हुआ है, R2 इंटू R1 इंटू R2 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है, इफ x1, x2 डैश डैश xn आर ऑब्जर्वेशंस विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1, f2 डॉट डॉट fn, देन व्हाट इज समीशन fi xi अपॉन समीशन, ये मैंने पूरा लिखा नहीं है, समीशन fi। मीन्स कि ये आप हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है? समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। समीशन का साइन का मतलब है कि ये जो जब fi और xi का जो प्रोडक्ट करोगे और उसका जो सम करोगे, तो समीशन का मतलब होता है सम करना ओवरऑल। तो ये फॉर्मूला जो है, ये अब ये जो लास्ट क्वेश्चन किया वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड था। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें हमने फॉर्मूला का भी ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये हमने अगर मीन निकालना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मीन। तो ये मीन का फॉर्मूला है। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा। ये क्लास 10th का है, उसी से लिया गया चैप्टर से। तो अगर मोड निकालना है हमने, तो मोड के लिए हमें फॉर्मूला जो होता है वो लगेगा L प्लस, मैं ये फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ, क्या हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में इसी का फॉर्मूला आ जाए, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। ये है F1 माइनस F0, F0 मीन्स अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, नॉट मीन्स 0, ब्रैकेट इंटू H। अब ये जो L है, ये डिनोट करता है लोअर लिमिट को, जो क्वेश्चन में जो लोअर लिमिट होगी उसको, जो F1 जो होगा, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। F0 ये वो जो मॉडल क्लास होगा उसके जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास। नेक्स्ट, अब ये जो h है ये डिनोट करेगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल को। मीन जो क्लास का साइज है उसका उसका जो क्लास इंटरवल है उसका जो साइज है उसको डिनोट करता है h को। और जो लास्ट जो ये f2 है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो f2 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है क्लास की सक्सीडिंग, मीन्स ये जो मॉडल क्लास था इसके जो आगे वाली होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ऑफ सक्सीडिंग क्लास, या आप सक्सीडिंग मॉडल क्लास बोल सकते हो आप उसको। इस तरीके से ये फॉर्मूला जो रहेगा वो मॉड करेगा। जल्दी से मैं मीडियन का फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आजकल जो है वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो उनका पता नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूलाज तक पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम आए उसमें आपको मीन का आ जाए, मोड का आ जाए, इसलिए आप ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। मीडियन मीन्स अगर आप यहाँ से नोट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसको अपनी खुद 10th क्लास की बुक से आप इसको देख सकते हैं। तो L प्लस n/2 माइनस CF मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय h। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी नोट कर लीजिए। मोड इक्वल्स टू, इन केस जब क्वेश्चन में मीडियन दिया गया हो और साथ में मीन भी हमें दिया गया हो तब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो ये तब अप्लाई किया जाएगा जब आपको मोड निकालना है और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीडियन दिया गया और मीन भी आपको दिया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था मीन, तो वो जो फॉर्मूला था वो मीन का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19? मीन्स ये जो -7/19 है इसका एडिटिव इनवर्स मीन्स जो भी है उसका हमने ऑपोजिट ऐड करना है। तो रिजल्ट क्या आएगा? -19/7, 7/19, -7/19 या 19/7। तो एडिटिव इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा देखिए, हमने क्या करना है, -1 इंटू एन करना है। इसका मतलब होगा ये जो n होगा कोई रियल नंबर, मीन्स ये नंबर आ गया, इसको हमने -1 के साथ प्रोडक्ट करना है। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो अगर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला और लिखा देता हूँ आपको, फिर इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। मल्टीप्लीकेटिव, स्पेलिंग आप देख लेना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा n मल्टीप्लाई 1/n। अब इसमें n क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा वो आपका n होगा, तो उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे -7/19, मैंने बोला मल्टीप्लाई -1 कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 7/19। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ये जो है ये आपका बिल्कुल सही है, 7/19। और वैसे अगर इसको देखना है तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये है -7/19 है, इसमें ऐड करना है इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब साइन का इनवर्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 7/19। मीन्स उसको चेक करना है आपने कि ये जो आया ये सही आया कि नहीं आया, तो इसका आप चेक करके देखिए। अगर इसका रिजल्ट 1 आता है या 0 आता है, सॉरी, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप देखें इसको, डिनोमिनेटर सेम है 19, ऊपर -7 प्लस 7 ऊपर 0/19। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो रिजल्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है, अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 degree, what is the number of sides of a regular polygon? तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपके पास एक रेगुलर, हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी हर एक जो एक्सटीरियर बाहरी जो एंगल है उसका जो मेजर है 45 डिग्री का है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स? तो क्वेश्चन ये बोला गया कि वो जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड्स कितनी है, मतलब कितने साइड्स वाला वो पॉलीगन है। तो पॉलीगन तो आपको पता ही है कि एक क्लोज्ड फिगर जिसमें जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो क्लोज फिगर में, उसको हम पॉलीगन की कैटेगरी में लेते हैं। पॉलीगन की कैटेगरी जो है वो नंबर 3 में, जैसे ट्राइंगल आ गया, इसके बाद क्वाड्रिलेटर आ गए, क्वाड्रिलेटर में आपके स्क्वायर आ जाते हैं, रेक्टेंगल आ जाता है, काइट, ये सारे आ जाते हैं।
तो वैसे ही इसमें निकालना है हमने, नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता है कि जो सम होता है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर वर्ड का मतलब है कि ऐसा पॉलीगन जिसमें हमें साइड्स एक स्पेसिफिक शेप दी गई हो। तो रेगुलर पॉलीगन, उसका जो बाहरी एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। और हमें ये बोला गया है कि जो हर एक जो भी साइड्स हैं, चाहे 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो वो हर एक जो एंगल है वो कितना दिया गया है, सॉरी नंबर तो नहीं है, जो एंगल है वो 45 डिग्री का दिया गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 360 मीन्स जो सम जो है ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय जो ये जो एंगल दिया गया है, गिवन एंगल, वो कर देंगे। तो एक्सटीरियर कितना है, 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड सॉरी जो गिवन हर एक जो मेजर दिया गया वो है 45 डिग्री का। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक सिंपल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 आ गया 120, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, और सिंपल 3 4 जा 3 5 जा, अब 5 8 जा 40। तो इसका आंसर जो आया वो 8 आया, मीन्स नंबर ऑफ साइड्स जो है इसकी वो कितनी है, वो है 8। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे इसमें कौन सा आ रहा है, ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, और डी ऑप्शन जो है वो 8 है। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये कौन सा पॉलीगन है जिसमें 8 साइड्स वाला पॉलीगन है। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। द क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ नंबर 6, 8, x as Pythagorean triplet, then what is the value of x। तो ये हमारे पास नंबर्स की कलेक्शन दी गई है 6, 8, x। अब x हमें पता नहीं है, इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है 11, बी 12, सी ऑप्शन इज 10 एंड डी ऑप्शन इज 13। हम यहाँ पहले तो ऑप्शन से ही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इन दो नंबर का सम स्क्वायर करें, मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करें, तो 36 प्लस 64, इसका सम आ रहा है 100। और 100 का देखें कि 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 का स्क्वायर क्या है, 100 किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या होंगे 100 के, हो जाएंगे 10। तो यहाँ से हम इसमें डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं कि सी इस ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज 10। अब ये निकाले कैसे, तो पाइथागोरस, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी मींस हाइपोटेन्यूज होगी, उसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो दो नंबर दिख रहे हैं 6 और 8, अब यहाँ पे जो नंबर होगा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि अब ये 6 और 8 से तो बड़े ही ऑप्शन, ठीक है, मींस ये जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि ये जो होगा ये लॉन्गेस्ट साइड का होगा, मींस ये बड़ा नंबर होगा। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। और अब इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम इसको अगर बेस ले लें और इसको परपेंडिकुलर, तो 6 और 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, दोनों का सम करेंगे तो 100 आएगा। और ये एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट लेंगे, तो रूट से स्क्वायर ये कैंसिल, और एक्स जो होगा यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 होता है। तो यहाँ से एक्स जो हमें है वो मिल जाएगा 10। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है, वाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड वी द नंबर 53,240 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट इज परफेक्ट क्यूब। मीन्स ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिससे अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें और जो रिजल्ट आएगा मीन्स जो कोशेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे और उसमें हम परफेक्ट क्यूब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम परफेक्ट क्यूब ढूंढेंगे। अब ये इवन नंबर है तो चलो प्राइम नंबर 2 से शुरू करेंगे। 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 6 जा 12, एक बच गया, ये 12 आ गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 0 0। फिर से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 0 0। इवन है, 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, एक रह गया 13, 2 6 जा 12, एक रह गया, 2 5 जा 10, और यहाँ से फिर से एक, तो 2 5 जा 10, 6 6 5 5। अब हम देखेंगे ये 3 से जाएगा या नहीं, इसके लिए हम सम कर लेते हैं इसका। 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 22, तो 22 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, मीन्स 3 से नहीं जाएगा। अब हम इसको 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, एक
16 हो गया, 5 3 जा 15, एक आ गया 5 3 जा 15 एंड 1। और अब ये डायरेक्ट 11 से होगा, तो 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, और ये यहाँ आ गया 23, 11 2 जा 22, एक रह गया 11 1 जा 11, 11 11 121 एंड 11 1 जा 11। तो हम यहाँ देख ये पा रहे हैं कि ये एक क्यूब का एक पेयर बन गया है, इन 3 का एक पेयर बन गया, और ये एक 11 का एक पेयर बन गया। बट ये जो 5 है इसका कोई भी मतलब इसका कोई पेयर नहीं बना है 3 का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ इस नंबर को, तो जो हमारे पास वो जो नंबर आएगा, तो उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो वापस ये पेयर में बन जाएंगे, वो जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट इसका आंसर होगा। अब इसको देख लेते हैं ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब हम इसको 5340 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो देखिए 5 1 जा 5, छोटा है मीन्स जिसको उतारा 5 0 0, 32 5 6 जा 30, और ये 4 5 4 जा 20, -4 आया, और ये 0 5 8 जा 40, तो ये हमारा ये आ गया। तो 10,648 अगर हम इसको अब करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब निकल कर आएगा। तो क्योंकि मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, तो 5 जो है वो एक स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा, जिसको अगर हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ये क्वोशिएंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। अगर इसको आपने देखना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो चलिए इसको देख भी लेते हैं साथ साथ। मैं क्या करता हूँ, इन ऑप्शंस को इस तरफ कर देता हूँ, 3 2 5 एंड 7, A B C D। अब मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ, तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं जी। तो इसके हम फैक्टर बना के देखेंगे अब हम, 5 3 2 4 0, अगर इसके पेयर बन गए तो ये इसका आंसर होगा। सॉरी इसका नहीं करना था हमने करना था 10 6 4 8 का, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा और 2 4 जा, 2 2 जा 4 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा। अब देखिए 11 से 11 1 जा 11, 2 20, और ये 1 11 11 जा और 11 11 का, ये 3 का पेयर बन गया, और ये 3 का पेयर बन गया। तो 5 जो इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को करना कैसे है कि अपने क्या करना है, जो ये जो नंबर है उसको उसके फैक्टर बनाने हैं, जो पेयर में नहीं होगा उसी नंबर से हमने डिवाइड करके देखना है, डिवाइड कर देना है। मीन्स फिर ये जब ये डिवाइड इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर बचेगा, अभी ये किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब होगा। चलिए हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is 5,280. The field is to be plowed at the rate of 0.50 meter square. What is the total cost of plowing the field? Means एक सर्कुलर फील्ड है, उसको फेंस करना है, उसके जो एक बाड़ा सा बनाना है, उसकी कॉस्ट जो है 24 रुपीज़ है पर मीटर, और उसके हिसाब से जो टोटल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 5,280 का। फील्ड इज टू बी प्लो एट द रेट ऑफ 0.50। अब जो खेत है उसको जोतना भी है, तो उसका जो खर्चा आ रहा है वो 0.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आ रहा है। तो हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट पता करनी है जो खेत को जोतने की होगी, प्लोइंग की होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज ₹1,925, बी ऑप्शन 2,640, सी ऑप्शन इज 5,280 एंड डी ऑप्शन इज 3,850। तो यहाँ बात की गई है फेंसिंग की। फेंसिंग मतलब कि अगर मैं मान लूँ ये एक सर्कुलर फील्ड है, तो इसके यहाँ क्या करना है, फेंसिंग करनी है। तो बेसिकली अगर बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें, और सर्कमफ्रेंस जो है मतलब उसको फेंस करने का जो प्राइस है वो 5,280 का है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी का हम यूज करना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ जो होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होती है वो हमें पता है 2πr के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका यूज करेंगे। तो टोटल जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो है 5,280। अब ये किसके हिसाब से है, पर मीटर के हिसाब से। अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 24 से, तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ से वो निकल के आ जाएगी। मीन्स यहाँ का जो टोटल जो मीटर में जो सर्कमफ्रेंस है वो यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्योंकि पर मीटर जो 24 है और टोटल जो भी है वो 5,280 है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 24 2 जा 48,
अब 52 में से 48 जाएंगे तो 4 आएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 48, फिर 24 2 जा फिर से 48 और आगे 0। तो हम देख रहे हैं कि 220 मीटर का जो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकल के यहाँ से आ जाएगी। तो मैं इसको 2 पाई आर के अगेंस्ट लिख सकता हूँ, मीन्स 2 पाई आर जो है वो यहाँ पे 220 मीटर के इक्वल है। अब मैं यहाँ से क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा। तो अगर मैं पाई की वैल्यू डालूँ तो 22/7 और यहाँ से आ जाएगा 220 मीटर। तो मीटर के साइन को मैं फिलहाल नहीं लगाऊंगा। तो उसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 110। अब ये जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ चला जाएगा, तो 7 22 जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर अभी मैं इसको काट सकता हूँ, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, ये जाएगा 11 जा आ जाएगा, और 11 5 जा 55। अब आगे जो है ये 5 × 7, तो यहाँ से हमारा जो रेडियस बन रहा है वो 35 मीटर का बनेगा। अब यहाँ से टोटल कॉस्ट निकालनी है प्लोइंग फील्ड को प्लो करने की, जोतने की, और यहाँ पे पर मीटर का हिसाब ये दिया गया है। तो यहाँ से मैं पाई आर एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, और साथ में जो कॉस्ट है उसको भी मैं यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 0.50। अब वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो पाई की वैल्यू 22/7। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी स्पेस भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। रेडियस 35 था 2 टाइम, और ये 0.50 था, तो मैंने इसका डेसिमल हटा के इस तरीके से लिख लिया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे फिर वहाँ इन्हीं में से जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 5 जा 35, 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद 5 2 जा 10, 2 11 जा 22, और अब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 11 और 5 जा 55, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ। 5 5 जा 25, 25 एंड 27, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 16, 5 7 + 5 12, 6 2 8 + 9 and 1925। So basically this is the total cost of plowing the field। ऑप्शन में देख लेंगे ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें मैच कर रहा है 1925। इसमें एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि जब आपने यहाँ से 2 पाई आर से यूज़ करके आपने रेडियस फाइंड आउट किया, और इसके बाद जब आप पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो इसका जरूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो सिर्फ जो बाकी का जो भी कैलकुलेशन आएगी वो सिर्फ एरिया निकलेगा प्लॉइंग द फील्ड का। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए हमें इसके साथ उस एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इससे मल्टीप्लाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं इसका जो कैलकुलेशन आता है वो ये जो आंसर आपके पास डी दिया गया है इसके इक्वल आ जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, अपने ध्यान से क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1925 हो जाएगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मैंने। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर is drawn into wires of length 18 meter of uniform thickness. What will be the thickness of wire? Options दिए गए हैं आपके पास। A option is 1/30, B 2/15, C option 3/15 and D option is 1/15 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है एक कॉपर की रॉड है, मान लीजिए ये एक कॉपर की रॉड है, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, ये इतना सा 1 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये आप ऐसे बना लीजिए या ऐसे, एक ही बात है। ये लेंथ है, मीन्स इसको हाइट भी बोल सकते हैं। इसकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्या किया गया, इस रोड को वायर्स में बदल दिया गया, मीन्स उसको खींच के उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। अब उसकी लेंथ जो इंक्रीज होकर होगी है 18 मीटर में होगी है। अब इसकी जो थिकनेस है, मीन्स ये मोटाई, मैंने यहाँ पे तो थोड़ा गलत हो गया, इसकी जो मोटाई जो है थिकनेस जो वो ऑल ओवर एक जैसी है। क्वेश्चन में ये बोला गया इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी वायर की, जो ये इससे विड्रॉन करके जो ये वायर की फॉर्म में लेकर गए हैं इस रोड से, तो इसकी थिकनेस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उसका यूज करेंगे। तो गिवन में हमें डायमीटर दिया गया है 1 सेंटीमीटर का। अगर यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, हाफ मीन्स। अब इसके बाद
बेसिकली ये कि देखें तो ये एक सिलेंडर की शेप है और हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होगा। और जब इस वायर रोड को ड्रॉन करके वायर की फॉर्म में लेके जाएंगे तब भी उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम जो है रोड का वो पाई आर स्क्वायर है और ये इसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वायर जो ड्रॉन की गई है। तो बेसिकली क्या करना है, हमने दोनों के वॉल्यूम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। अब इसकी जो वॉल्यूम है, अब इसके बारे में बात करें तो इसकी जो लेंथ जो वो इंक्रीज हुई है, ये 18 मीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर की। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है वॉल्यूम ऑफ जो ये जो सिलेंडर नहीं लिखना आपने यहाँ पे, तो आप ये लिख सकते हैं रोड। वॉल्यूम ऑफ रोड जो है वो ये होगा और वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल होगा। अब हम इसमें वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो अभी पाई की वैल्यू को एज इट इज रखते हैं। पाई रेडियस इसका है 0.5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/10 मल्टीप्लाई 5/10, क्योंकि पाई आर स्क्वायर था तो 2 टाइम हाइट इसमें थी 8 सेंटीमीटर। अब ये वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल है तो एज इट इज पाई। अब यहाँ पे मैं रेडियस को आर से डिनोट करूंगा और यही हमने फाइंड आउट करना है, या फिर ठीक है इसको मैं या फिर R2 से बोल सकता हूँ। पाई आर स्क्वायर मीन्स ये, और हाइट है इसकी 1800। हाइट बोलिए लेंथ बोल लीजिए, एक ही बात है। अब जो जो कटेगा उसको काट देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा। अब यहाँ पे ये 2 बचा सिर्फ। अब ये जब नीचे जाएगा तो डिवाइड ही करेगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ काटेंगे तो ये आ जाएगा 900। अब इस तरफ हम 1 मानकर चलें कि 1 नहीं आया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इंटू 900 है। इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/900 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालेंगे, मैं अगर मैं रूट ले लूँ दोनों तरफ, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 900 किसका होगा, तो 30 का। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 1/30 सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा यहाँ पे, मतलब थिकनेस जो होगी यहाँ पे इस वायर की, वो हो जाएगी 1/30 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा, 1/30 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर है 23। आपको एक पाई चार्ट दिया गया है ये, और एक चाइल्ड की एक्टिविटी दी गई है ड्यूरिंग अ डे। क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम फॉर आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग। मींस वैसे क्वेश्चन थोड़ा अलग से था, अलग से मींस थोड़ा सा लंबा था, लेंदी था क्वेश्चन, तो थोड़ा मैंने इसको शॉर्ट करा है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ऐड कर दी है। मींस एक पाई चार्ट में एक चाइल्ड की एक डे की एक्टिविटी बताई गई है, जिसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो स्लीपिंग का जो टाइम है चाइल्ड का, उसका प्रोपोर्शन बताना है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो चाइल्ड का होमवर्क करने का टाइम है, जिसमें 4 आवर दिए गए हैं। आप जरा जूम करके देख सकते हैं इसको। स्लीपिंग का जो आर है वो 8 आवर्स का है। स्कूल आर, स्कूल में जो टाइम स्पेंड किया जाता है वो 6 आवर। प्ले टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की है, और जो अदर एक्टिविटीज है वो 3 आवर की है। तो टोटल जो ये 24 आवर का एक टाइम दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए देखो, सबसे पहले हम ये एक पाई चार्ट जो एक अगर हम देखें तो एक पूरा जो 360 डिग्री का एक एंगल बनाता है, ये कंप्लीट रोटेशन जो है 360 डिग्री की। अब हम इस स्लीप के बारे में बोल रहे हैं कि कितना टाइम जो 24 आवर में से कितना टाइम जो वो चाइल्ड जो सोने में अपना स्पेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल टाइम जो स्पेंड किया जा रहा है वो 8 घंटे का है, और टोटल जो फॉर्मेट है वो 24 आवर्स का है, मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे और यहीं से अपना आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। सो 8 1 8, 8 3 24, 3 1 3 और 3 2 और ये आ जाएगा 100। डिग्रीज में अगर बात करें तो ये 120 आ रहा है, 120 डिग्री इसमें आ रहा है। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन डिग्रीज में नहीं पूछा है, इसलिए हम इसको 120 डिग्री में नहीं देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शन की बात की गई है। मीन्स जो टोटल आवर्स हैं 24 आवर्स, उसमें फॉर्मेट में बताया गया कि स्लीपिंग आवर कितना है, तो 8/24। तो सिंपल इसका जो रेशियो बनेगी ये बन जाएगी 8 3 मीन्स 1/3। अगर आपको क्वेश्चन में ऐड होता कि डिग्रीज में बताइए तो ये आंसर भी ठीक था, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चलना हमने, तो ऑप्शन के हिसाब से 1/3 जो है वो हमें यहाँ मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
All right, friends. So this is the question number 24. Question is, which is the smallest number that should be divisible by 6, 9, 15 and be a perfect square? Means ऐसा कौन सा एक perfect नंबर होगा, क्वेश्चन ठीक था, हाँ जी, परफेक्ट स्क्वायर होगा सबसे छोटा, जिसको अगर हम 6, 9 और 15 से, जो 6 और 9, 6, 9, 15 से डिविजिबल हो जाए। तो ऑप्शंस जो है वो 90, 180, 360 और 900। अब ये आंसर जो है यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इन ऑप्शंस के थ्रू भी हम देख सकते हैं इजीली, क्योंकि 90, 180, 360 और 900 में से परफेक्ट स्क्वायर जो है हमें कौन दिख रहा है? 90 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 180 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 360 भी अपने में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन डी ही बच रहा है, जो कि 900 जो है वो 30 का स्क्वायर होता है। तो अब ऑप्शन से तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक वो क्योंकि देखिए 90 भी इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, बट 900 भी हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें यहाँ से वो परफेक्ट एक स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट तो खैर इनमें नहीं है, बट इन ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर भी सिर्फ यही है, तो स्मॉलेस्ट वो नंबर देखना तो डिविजन हो जाए 6, 9 और 15 से। अब इसको लॉन्ग वे से कैसे करेंगे? लॉन्ग वे मीन्स अलग मेथड से, तो हम इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे। तो देखिए प्राइम नंबर 2 से लेंगे, 2 3 जा 9 एज इट इज, 15 एज इट इज। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा, 3 3 जा एंड 3 5 जा, फिर से 3 1 जा 5। अब ये 5 से करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे 2 3 3 एंड 5। अगर आप देखें अब इसमें तो 3 जो अगर 2 टाइम रिपीट है मीन्स ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये, बट 2 जो है वो 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है। अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 2 जा आपका 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे 90 तो आ रहा है, बट ये ऑप्शन में भी है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम क्या करें, इसको ये जो हमारे पास नंबर था 2, जो फैक्टर बने थे 2, 9 और 5, सॉरी 3 इंटू 3, इसमें अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और एक इसका पेयर बना दें तो देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब इस नंबर को देखते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 9 4 जा 36 और ये 25, 6 5 जा 30, 5 3 15 प्लस 3 18, 2 6 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 0 8 2 10, 7 8 एंड ये 9। तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और 900 जो है 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर इस तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, एक एक पेयर को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 900 आ जाएगा और ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन इज, एन आइटम मार्क्ड एट रुपी 840 is sold for rupee 714. What is discount percentage? Question is, options are 5%, B option 15, C option 10% and D option is 12%. मीन्स कोई आइटम है, कोई गुड्स होगी, उसके ऊपर जो मार्केट जो प्राइस है, मार्केट तो नहीं मार्केट प्राइस बोलिए, वो जो है वो रुपी है 840 रुपीज। अब उस चीज को जो सेल किया, मीन्स सेलिंग प्राइस क्या रहा उसका, रुपीज 714। मीन्स उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस जो था वो 840 रुपए का था, डिस्काउंट देके 714 पे, तो यहाँ पे टोटल जो डिस्काउंट हुआ वो कितना आएगा? तो हम 840 में से 714 को माइनस करेंगे, तो माइनस करके कितना आएगा? 10 में से 4 मीन्स 6, 3 - 1 2। अब यहाँ से कैरी करा था, सॉरी यहाँ से कैरी नहीं, 8 - 7 इज 126। मीन्स टोटल 840 रुपये पे जो ये प्राइस है, तो 126 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट दिया। अब हम डिस्काउंट की परसेंटेज बोली है, तो अगर हम ये करें कि जब 840 रुपीज़ थे तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट प्राइस जो था वो 126 रुपीज़ था। अब ये मान के चले कि अगर 1 रुपये का प्राइस हो तो उसके ऊपर डिस्काउंट कितना आएगा? 126 अपॉन 840, ठीक है। और अगर जब रुपी 100 हो एज परसेंटेज डिस्काउंट, मीन्स परसेंटेज में डिस्काउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 126 अपॉन 840 मल्टीप्लाई बाय 100 एज परसेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा, ये फिर से जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 4 जा 3 2 जा 3 1 जा 7 2 जा
7 3 ज़ा 2, ये 5 का 5 3 ज़ा 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब ये जो डिस्काउंट जो हुआ ये 15% का हुआ। मीन्स जो 840 रुपीज़ पे तो जो ये था इसकी परसेंटेज जो बनी वो 15% की बनी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, तो उसको आपने थोड़ा सा समझ के देखना है और साथ साथ करना भी है। तो जो सारे जो अभी क्वेश्चन आए हैं, जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो सारे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो उसको समझ के करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 centimeter square। मीन्स हमें यहाँ पे एक सिलेंडर दिया गया, उसकी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी हाइट क्या होगी अगर उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और टोटल सरफेस एरिया रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर और जो टोटल सरफेस एरिया जो ऑलरेडी गिवन दिया गया है वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन दिए गए हैं कि वो हाइट 15 सेंटीमीटर की होगी, बी 10 सेंटीमीटर, सी 7 या डी ऑप्शन 30 सेंटीमीटर की होगी। तो चलिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज वो तो निकालनी है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है और टोटल सरफेस एरिया गिवन है, ऑलरेडी निकाला हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया का पता होना चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा 2 पाई आर एच प्लस आर। अब ये ऑलरेडी निकाला हुआ है यानी कि 968 सेंटीमीटर। अब जो गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7 दिया गया है तो 7 डाल देंगे, एच निकालना है एज इट इज एंड आर 7 968। अब जो कटेगा वो काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब ये इनटू में है, इस तरह भी हम काट सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, एक रह गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब अभी भी ये 2 से जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। आई थिंक अभी भी 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 रह गए, 22 आ गया, 11 2 जा 22। अब ये 7 इस तरफ है, इस तरफ लेकर आएंगे तो 22 प्लस का इस तरफ आके ये माइनस का 7। अब ये कितना आएगा, 12 में से 7 5 और इस तरफ 1, यानी कि एच इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये जो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मुलाज हमें याद रखने पड़ेंगे। मीन्स कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ती हैं, तो कुछ डायरेक्ट फॉर्मुलाज हैं उनका ध्यान रखना है। ये वॉल्यूम सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3D जो फिगर्स होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो 15 सेंटीमीटर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है, तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of same type are used? Means 6 पाइप हैं, 6 पाइप्स की जरूरत पड़ेगी किसी टैंक को फिल करने में, और वो जो टाइम लेगा वो 1 hour 20 मिनट्स का है। अब क्वेश्चन ये बोला गया कि अगर 6 पाइप की जगह सिर्फ 5 ही पाइप ली जाए सेम ही टाइप की, तब कितना टाइम लगेगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि 2 hour 36 मिनट्स, बी ऑप्शन 36 मिनट ही लगेंगे, सी ऑप्शन 1 hour 36 मिनट या 1 hour डी ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन दिया गया है 6 पाइप्स जो टाइम ले रही हैं वो है 1 hour 20 मिनट्स का, और अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है टोटल तो 1 hour में 60 मिनट, 60 + 20 इज 80 मिनट्स। ओके, अब क्वेश्चन ये बोला कि अगर 5 पाइप्स का यूज कर रहे हैं तब टाइम कितना लगेगा, तो उस टाइम को मैं एक्स मान लेता हूँ, मिनट बोल लीजिए या आर बोल लीजिए। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन मस्ट बी इक्वल, तो किसके इक्वल होगा कि 6 पाइप को कितना टाइम ले रहा है ये 80 मिनट्स का। तो क्योंकि टैंक तो वही है फिल करने के लिए, तो 6 पाइप 80 मिनट्स ले रहे हैं, तो 5 पाइप जो हैं वो कितने मिनट लेगा, तब ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये इसको नीचे लेकर आइए और 8x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से भी काट सकते हैं इसको, आएगा 16 × 5 = 80, यानी कि 16 5 जा 5 1 जा 5, 3 5 6 जा, और ये आ जाएगा 6 6 का 36 और 6 1 जा 6 और 96।
मिनट्स। जी, तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 96 मिनट, बट ऑप्शन में नहीं है, तो अब इसको हम आर में बदलेंगे। अगर मैं 96 मिनट में से 60 मिनट को लेस करता हूँ तो यहाँ से 9 माइनस 6 इक्वल टू 36 रह जाता है। तो 60 मिनट का तो आ गया 1 आवर, और ये बाकी के 36 को हम मिनट्स में लिख लेंगे। 36 मिनट्स जो कि 5 पाइप से उस टैंक को, सेम टैंक को फिल करने के लिए लगेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसमें आई थिंक ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है कुछ क्वेश्चन से, तो इसको आप देख लेना। ये आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 29 था, मतलब ये इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। थोड़ा सा एक तरह का थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ ए पावर एक्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है, a power x equals to b power y and both are equals to c power z and abc equals to 1. So हमें वैल्यू फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 0, बी 1, सी 3, डी ऑप्शन इज 5। तो जो जो गिवन इंफॉर्मेशन हम उसी का यूज करेंगे। तो हमारे पास ये जो दिया गया है, ए पावर एक्स बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जी, अगर मैं इनको एक एक को ले लूं और एक एक करके सॉल्व करूं, मींस अब मैं इसको फर्स्ट वाले को इसके इक्वल इक्वेट करूंगा, मींस ए पावर एक्स इक्वल्स टू के। अब मैं दोनों तरफ 1 अपॉन एक्स से पावर ले लूंगा। टेकिंग एज रूट एक्स, तो ये कुछ अगर मैं ऐसे लिख लूं, ए पावर एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू के पावर 1 अपॉन एक्स, तो इस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ए रहेगा इक्वल्स टू के पावर 1 अपॉन एक्स। और सेम मैं इसके लिए करूं, बी वाई इक्वल्स टू के और सी जी इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे इनके रिजल्ट आएंगे बी इक्वल्स टू के ऑफ 1 अपॉन वाई, मीन्स यहाँ पे मैं 1 अपॉन वाई से करूंगा, जैसे यहाँ पे रूट एक्स लिया था, इधर रूट वाई लूंगा और यहाँ पे रूट जी करके लूंगा, और यहाँ से जो सी की जो आएगी वो आएगी के 1 अपॉन जी। और अगर मैं इसको ए बी सी, इसको 1 इक्वेशन दे दूं और इसको 2 3 और ये 4, और इन तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करूं तो ये आएगा के पार 1 अपॉन एक्स इंटू के 1 अपॉन वाई इंटू के 1 अपॉन जी इक्वल्स टू 1। अब बेस आप देख रहे हैं सेम है, तो एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला होता था, बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिस सेम है, बेस को 1 टाइम लिखा जाएगा और उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, और इस तरफ है 1। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। जी, एक चीज और बताऊंगा, अगर इसकी जगह मैं, आपको एक्सपोनेंट में एक और फॉर्मूला पता होगा कि ए पावर 0 को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, मींस ए की जगह कुछ भी ले लीजिए, बी पावर 0 वो भी 1 होगा, उसी तरीके से के पावर 0 लेंगे वो भी 1 के इक्वल हो सकता है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको आप नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहीं पर यूज कर रहा हूँ, तो इसको के पावर 0 कर सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से के एज इट इज और इसके जो पावर्स में आएगा ये एक्स वाई जी एलसीएम, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से बनेगा एक्स वाई जी, तो वाई जी प्लस एक्स जी प्लस एक्स वाई वाई जी जी एक्स, ये पावर्स में हो रहा है सारा, और ये इस तरफ के 0। अब देखिए के की पावर में ये है और इस तरफ भी के की पावर में 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज आपने देखी होगी कि जब ये जैसे मान लीजिए ए पावर बी ले लो और इक्वल टू में ए पावर जी है, तो ये जो इक्वल टू में जो बेसिस देख रहे हैं आप,
ये अगर इक्वल हो तो इनकी पावर्स को आपस में आप इक्वेट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिस आप देख रहे हैं ये इक्वल है, तब हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो जब इक्वेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, वाई जी प्लस एक्स जी प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जी इक्वल्स टू, ये जो पावर में था वो 0। अब मैं इसको अगर यहाँ प्रोडक्ट करूं तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि हम इसको इसके इक्वेट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो आप यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था कि एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया है 0, और ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में 0 हमें दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 0 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा दिक्कत आई है, एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और दोबारा से एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो एक्सपोनेंट के फॉर्मूले, बेस सेम पावर ऐड वाला फॉर्मूला यूज किया है, किसी की बेस की पावर 0 हो इक्वल्स टू 1 होता है, एक ये फॉर्मूला यूज किया है, और एक ये फॉर्मूला यूज किया है। मींस जब इक्वल टू में लेफ्ट राइट में बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपोनेंट के 3 फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। All right guys, so this is the last question of this video, and even it is the last question of this mathematical section of special exam 15 October 2023। चलिए इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। If the price of milk is increased by 25%, by how much percent should a family reduce milk consumption so that the expenses remains the same as बिफोर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए इज 10%, 20%, सी ऑप्शन 5% एंड डी ऑप्शन इज 15%। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मिल्क के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो भी प्राइस होंगे उसमें 25% अगर इंक्रीज हो जाता है, तो वाई हाउ मच परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस मिल्क कंजप्शन, तो कितना परसेंट जो है फैमिली को मिल्क की कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि जो पहले खर्चा आता था उतना ही खर्चा अभी भी आए आगे भी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मूलाज देखने होंगे, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक की तरह ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इसमें आप फॉर्मूला लिख लीजिए, समझिएगा साथ में। इफ द कंडीशन बनना ही है, क्वेश्चन ये ऐसे हो जाएगा 2 मिनट में। इफ अ प्राइस ऑफ इफ price of a commodity, तो कोई भी चीज इंक्रीज, गड़बड़, इंक्रीजेस बाय R%, मीन्स किसी भी चीज का प्राइस अगर R% इंक्रीज करता है, और हमें क्या करना है, रिडक्शन जो है हमें अगर उस केस में कंजप्शन हमें डिक्रीज करनी है, रिडक्शन इन कंजप्शन लिख लीजिए आप, इन कंजप्शन, ताकि हमें क्या हो, सो नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंसेस, मीन्स हमें अपने एक्सपेंसेस कम ना करने हो। मीन्स अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में, और हमें कंजप्शन जो है अपनी कम करनी है ताकि हमारा जो खर्चा है वो इंक्रीज ना हो, तो उस केस में, मतलब जैसे ये वाला केस है, इस केस में हम एक फॉर्मूला लेंगे, आर मीन्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, और 100, कोई भी चीज अपने आप में 100 है, तो 100 प्लस आर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हम करेंगे 100%। तो ये केस रहेगा, फर्स्ट कंडीशन है ऐसे क्वेश्चंस को करने की। मींस प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हमें कंजप्शन अपनी कम करनी है ताकि हमारे खर्चे जो हैं जैसे पहले थे वैसे ही रहें, देन वी विल यूज आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। दूसरी कंडीशन जो है इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे जो कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज कर रहा है, मैं भी लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है, तो आप साथ से सुनिए उसको समझिए और दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। मींस यहाँ पे प्राइस जो है ये इंक्रीज कर रहा था, दूसरे केस में प्राइस डिक्रीज कर रहा है बाय R%,
और हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंजप्शन को रिड्यूस की जगह इंक्रीज करना है, कंजप्शन को इंक्रीज करना है ताकि हमारा ताकि हमें एक्सपेंडिचर में अपने कम ना करना पड़े, हम मतलब अपना एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज कर सके, डिक्रीज द, हमें मतलब अपने खर्चे को कम करने की जरूरत ना पड़े। मीन्स जैसे ये प्राइस जो है हमारा हमें डिक्रीज हो रहा है, अपनी कंजप्शन यहाँ पे ज्यादा रखनी रखनी है, क्यों, ताकि हम अपने खर्चे को कम करने की जरूरत यहाँ पे ना पड़े। तो इस केस में हम क्या करेंगे, R अपॉन 100 माइनस R मल्टीप्लाई 100%। तो ये एक फॉर्मूला रहेगा और एक ये फॉर्मूला रहेगा, लिख लीजिएगा, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, इंटू 100% है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं, काफी टाइम हो चुका है इस वक्त, रात के ऑलमोस्ट 1:29 हो चुके हैं जी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से। तो ये जो केस था हमारा, ये वाला जो केस है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा मिल्क का जो कॉमोडिटी जो है, ये इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है 25%, और हमें ये बोला गया कि अपने खर्चे को कितना कम करें ताकि कंजप्शन जो है वो उतनी ही रहे। इस फॉर्मूले में क्या बोला था, इसमें क्या ये फॉर्मूला यूज करना है इसने, R 100 प्लस R इंटू 100%। अब इस फॉर्मूले में R क्या है, जो ये 25% है, तो 25 100 प्लस 25 इंटू 100। अब यहां से कितना आ जाएगा, ये यही देख लीजिए, 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 5 जा 125 एंड 5 2 जा, और ये यहाँ से 20, मतलब 5 को जब हम 5 को 100 से करेंगे, सॉरी 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 20%। मीन्स कि हमें अपने जो खर्चे हैं वो 20% डाउन करने पड़ेंगे, ताकि जो भी हमारा पहले जो भी कंजप्शन पे खर्चा आता था उतना ही रहे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 20%, जो कि बी ऑप्शन है, 20%। सो ये था आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पेपर का भी, मैथमेटिकल सेक्शन का भी लास्ट क्वेश्चन था। और इसी के साथ हमने जो ये क्वेश्चन पेपर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये जो सेशन जो है वो अच्छा लगा है और आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं या थोड़ी सी दिक्कत आई है किसी में, तो आप काइंडली जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है, या अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और सेशन आपको अच्छा लगा, तो आप काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आगे भी मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं और आगे के कुछ जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं यहाँ पे अपने चैनल पे अपडेट कर सकूं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।